हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले वीडियो में हमने कूलम लॉ पढ़ा था, व्हाट इज कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कूलम लॉ की स्केलर फॉर्म जो है वो पढ़ा था कि स्केलरली जो कूलम लॉ होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमें क्या देता है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें देता है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इस डायग्राम को आप देखें, इस डायग्राम में एक चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिव मैंने लिया हुआ है, एक चार्ज Q2 है, इसको भी पॉजिटिव मैंने लिया, मतलब कि दोनों चार्जेस को सेम चार्जेस लिए हुए हैं। आप इनको नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव कर ले या दोनों को पॉजिटिव कर ले। ये दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और Q1 और Q2 को मैंने एक फासले पे रखे हुए हैं, दोनों को आपस में फासला R, और R चूंकि यहाँ पे वेक्टर है इसलिए मैंने R वेक्टर लिखा हुआ है। और यहाँ पे Q1 और Q2 आपस में जो है रिपेलिंग फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पर रिपेल कर रहे हैं टू ईच अदर। और ये एक फोर्स है F21 फोर्स और एक फोर्स है F12 फोर्स, F21 एंड F12। F21 फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F21 फोर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on Q2 due to Q1, this is the F21 फोर्स। और F12 फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F12 फोर्स मीनिंग फोर्स on Q1 due to Q2, फोर्स on Q1 due to Q2। F12 फोर्स Q1 पर, Q2 पर, Q1 की वजह से, और F12 फोर्स Q1 पर Q2 की वजह से। F21 फोर्स Q2 पर Q1 की वजह से और F12 फोर्स Q1 पर Q2 की वजह से। These are the two forces and these forces are repelling forces, so they are opposite directed, ये opposite directed है, away from each other है। ओके ये फासला जो है Q1 और Q2 के दरमियान, ये एक वेक्टर डिस्टेंस है, वेक्टर फासला है, और इसकी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। इस R की दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन आप इस R की ले सकते हो Q1 से Q2 की तरफ, और आप इसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ भी ले सकते हो। ये वेक्टर R है और इस वेक्टर R की डायरेक्शन आप दो ले सकते हो, या तो Q1 से Q2 की तरफ ले ले या Q2 से Q1 की तरफ। और आपको पता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम 2 यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर है R21 यूनिट वेक्टर। R12 यूनिट वेक्टर का मतलब है कि R फ्रॉम, R मतलब डिस्टेंस, फ्रॉम Q1, फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स या टू Q2। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये R है Q1 से Q2 की तरफ, R12 यूनिट वेक्टर। और R21 यूनिट वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस या R टेकन फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की तरफ जो R है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर R21 से रिप्रेजेंट करते हैं। 21 मतलब 2 से फर्स्ट 1 की तरफ, और जो फासला है R1 Q1 से Q2 की तरफ,
वो हम लेते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द यूनिट वेक्टर r12। r12 मतलब कि q1 से q2 की तरफ डायरेक्शन। दिस इज दी डायग्राम, ये डायग्राम है। अब हम लिखते हैं कि F12 फोर्स कितना होगा। F12 फोर्स मतलब कि Q2 पर जो फोर्स है F12 और Q1 की वजह से ये कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के मुताबिक F21 फोर्स वेक्टर फॉर्म में किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड 2। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। F21 फोर्स की डायरेक्शन किधर है, R12 यूनिट वेक्टर में या R21 यूनिट वेक्टर में। डायग्राम में देखें, R21 यूनिट वेक्टर क्या है, R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है फ्रॉम Q2 टू Q1। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R21 यूनिट वेक्टर। और R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखें F21 फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है और इस साइड किसकी डायरेक्शन है, R21 यूनिट वेक्टर की या R12 यूनिट वेक्टर की, R12 यूनिट वेक्टर की। तो F21 फोर्स की जो डायरेक्शन है, यानी जो फोर्स Q2 पर अमल कर रहा है Q1 की वजह से, इसकी डायरेक्शन जो है ये किस यूनिट वेक्टर में है, R12 यूनिट वेक्टर में है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द F21 फोर्स, ये F21 फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द F21 फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द F21 फोर्स। और F21 फोर्स की डायरेक्शन R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। ओके, अब हम मालूम करते हैं F12 फोर्स। F12 फोर्स को देखें, F12 फोर्स इस साइड में है और इसकी मैग्नीट्यूड वही K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो कूलम लॉ है। लेकिन इसकी डायरेक्शन को देखें, F12 फोर्स की डायरेक्शन, क्या F12 फोर्स की डायरेक्शन R12 यूनिट वेक्टर में है या R21 यूनिट वेक्टर में है। F12 फोर्स की डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर में है, क्योंकि R21 यूनिट वेक्टर फासला हम लेते हैं Q2 से Q1 की तरफ। तो Q2 से Q1 की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर। और F12 फोर्स किधर है, R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस F12 फोर्स की डायरेक्शन जो है ये एक्चुअल किस डायरेक्शन में है, R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F12 फोर्स। ये F12 फोर्स की मैग्नीट्यूड और ये R21 यूनिट वेक्टर जो है ये इस F12 फोर्स की डायरेक्शन, और ये F21 फोर्स की मैग्नीट्यूड और R12 यूनिट वेक्टर जो है ये F21 फोर्स की डायरेक्शन। ओके, अब हम ये लिखते हैं कि R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है और दोनों यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन में देखें तो R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को देखें और R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को देखें, बिल्कुल 180 पर है। यानी कि ये R12 और R21 यूनिट वेक्टर्स जो है ये ऐसे यूनिट वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर है जिनके डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है और वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि R12 यूनिट वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। R12 यूनिट वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि जो R12 यूनिट वेक्टर है
और R21 यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। अब देखें, ये है इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में जो R12 यूनिट वेक्टर है, इस R12 यूनिट वेक्टर की जगह हम माइनस R21 यूनिट वेक्टर पुट कर सकते हैं। सिर्फ R21 यूनिट पुट नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन हम माइनस R21 यूनिट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में R12 की जगह हम माइनस R21 लगा लें तो क्या बनेगा, F21 फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एन टू, यहां पर R12 की जगह माइनस R21 यूनिट वेक्टर लेके इस तरह। तो F21 फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू, इस माइनस को इधर लेके तो ये हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एन टू R21 यूनिट वेक्टर। दिस इज द फोर्स F21 in term of R21 यूनिट वेक्टर। यहां पे in term of R12 यूनिट वेक्टर है, अगर आप इस फोर्स को in term of R21 यूनिट वेक्टर लिखते हो तो ये एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इसी तरह आप F12 फोर्स को भी लिख सकते हो। F12 फोर्स है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एन टू R21 यूनिट वेक्टर। अगर आप इस R21 यूनिट वेक्टर की जगह R12 यूनिट वेक्टर पुट करते हो, R12 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब कि इक्वेशन 2 भी आप लिख सकते हो, इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखते हो। यहाँ पे मैंने पुट किया है R12 इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, और आप पुट कर ले कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर, तो फिर ये वाला इक्वेशन आप नेगेटिव में लेके एनी वन इक्वेशन आप लिख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन F12 फोर्स। और हम अगर यहाँ पे सोच ले कि F21 दिस इज इक्वल टू माइनस के अलावा जो टर्म है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर एन टू R21 यूनिट वेक्टर, ये वाला टर्म आप देखें, माइनस के अलावा जो टर्म है ये टर्म देखें, ये है K, और यहाँ पे Q2 में इक्वेशन 2 में क्या है, K Q1 Q2 R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर एन टू R21 यूनिट वेक्टर, मतलब के नेगेटिव के अलावा ये जो टर्म है, ये टर्म ये किसके बराबर है, ये F12 फोर्स के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि F21 फोर्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस, एंड इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं F21 फोर्स दिस इज इक्वल टू माइनस F12 फोर्स। F21 फोर्स माइनस F12 फोर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि the two forces are equal in magnitude but opposite in direction। इसकी मतलब है कि ये जो दो फोर्सेस है F12 और F21, जो फोर्सेस है, जो Q1 Q2 आपस में अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, ये दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यहां पर देखें, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, जितना F21 फोर्स है उतना ही F12 फोर्स है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में जो है वो क्या है, अपोजिट है, इनके डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि दो चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स आपस में एक्सर्ट करते हैं, ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मतलब कि Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। इसको क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। ये एक्चुअल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। इसका मतलब है कि
एक चार्ज दूसरी चार्ज पर एक्शन करता है और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर रिएक्शन करता है। मतलब कि जो दो चार्जेस है वो जो फोर्सेस अमल करते हैं, जो फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे पे, वो फोर्सेस क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हमेशा के लिए मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं और कैन नेवर न्यूट्रलाइज ईच अदर, कैन नेवर कैंसल ईच अदर, ऑलवेज occur in pair or always acting in two bodies या on two bodies। ओके, अब इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। What is mean by this कि कूलम्स लॉ आल्सो ओबे न्यूटन थर्ड लॉ? इसकी मीनिंग क्या है कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है? What is mean by this? तो यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक +1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज, और दूसरा है +1000 कूलम चार्ज। एक 1 कूलम चार्ज है और एक +1000 कूलम चार्ज है। मतलब कि जो Q1 है ये एक छोटा सा चार्ज है 1 कूलम, और Q2 जो है ये एक बड़ा चार्ज है 1000 कूलम, +1000 कूलम चार्ज है, और इनके दरमियान फासला जो है वो r फासला है। अब अगर आप से किसी ने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सा वाला चार्ज ज्यादा फोर्स जो है वो लगा रहा है, +1 कूलम वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगा रहा है 1000 कूलम पर, या 1000 कूलम वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगा रहा है +1 कूलम पर। तो यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि क्योंकि ये एक छोटा चार्ज है तो ये स्मॉल फोर्स लगाएगा और ये एक बड़ा चार्ज है तो ये जो है लार्ज फोर्स या ग्रेटर फोर्स लगाएगा। नहीं, इस तरह नहीं। ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, +1 कूलम और +1000 कूलम, ये आपस में एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, और एक्शन रिएक्शन में दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इस तरह जितना फोर्स ये 1000 चार्ज लगा रहा है 1 कूलम पर, इतना ही फोर्स ये 1 कूलम चार्ज 1000 कूलम चार्ज पर लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। इन दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम वॉकिंग करते हैं तो ग्राउंड पे हम एक्शन करते हैं और ग्राउंड हम पर रिएक्शन करता है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो या ग्राउंड आप पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, नहीं, ग्राउंड और मैं दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा या कम छोटा नहीं है। इसके अलावा एक तो आप ये बात न्यूटन थर्ड लॉ से कर सकते हो, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि F जो होता है ये Q1 Q2 डिवाइड बाई r² के बराबर है। अब यहां पर देखें इस इक्वेशन में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई r², तो Q1 तो छोटा है। अगर आप मालूम करते हो कि Q2 पर कितना फोर्स है, तो Q2 पर कितना फोर्स है ये आप मालूम करेंगे F21 फोर्स। F21 फोर्स Q1 की वजह से 2 पर जो फोर्स है F21 फोर्स वो किसके बराबर है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। और F12 फोर्स कितना होगा? Q1 पर जो फोर्स है वो भी के Q1 Q2 डिवाइड बाई r² के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड में अगर आप देखें, डायरेक्शन में तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर आप देखें यहाँ पे भी Q1 Q2 ज़रब में है और यहाँ पे भी Q1 Q2 क्या है? ज़रब में है। तो अगर आप Q1 को स्मॉल करते हो, Q2 को लार्ज करते हो, फिर भी F12 और F21 फोर्स सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों Q1 और Q2 मौजूद है, ज़रब में है।
अगर ये आप कम करते हो, इसको जो है बड़ा कर देते हो, तो फिर भी F12 और F214 जो है मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन में अगर हम देखें Q1 और Q2 ज़रब में है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि Q1 बड़ा है Q2 छोटा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। Q1 बड़ा है Q2 छोटा है फिर भी फोर्स इक्वल, Q1 छोटा है Q1 बड़ा है फिर भी फोर्स जो है वो इक्वल। तो मतलब कि जो कूलम लॉ है इन वेक्टर फॉर्म ये शो कर रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे ओबे हो रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि दो चार्जेस अगर हैं तो इनके दरमियान जो फोर्सेस है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि Q1 छोटा है या Q2 छोटा है या बड़ा है, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है तो भी इनके दरमियान फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। अगर इनके जो मैग्नीट्यूड है ये मुख्तलिफ है एक दूसरे के साथ, तो भी ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। अलबत्ता जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन जो है सेम चार्जेस में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट चार्जेस में भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन फिर भी अपोजिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, और ये इनके दरमियान फासला r है। तो अब देखें ये Q2 है और ये Q1 है, तो Q1 क्या कर रहा है, Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, और Q2 क्या कर रहा है, Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब देखें दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स है, दिस इज द F21 फोर्स। F21 फोर्स मतलब कि Q2 पर 1 की वजह से जो फोर्स, और एक किधर है, ये Q1 की तरफ है क्योंकि Q1 इसे खींच रहा है। और यहाँ पे जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में ये है F12 फोर्स। F12 फोर्स का मतलब है कि Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स है, और Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स है वो किधर है, वो Q2 की तरफ है, क्योंकि Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप देखें यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, unlike charges attract to each other while same charges like charges repel to each other। अगर like charges है मतलब repellent force है या attractive force है, दोनों जो है यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन है, और एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर आपके पास जो फोर्स है वो पॉजिटिव में आ जाए, कोलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव में नहीं हो सकता। यहाँ पे जो नेगेटिव है इसकी ये मीनिंग नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्जेस के दरमियान जीरो से भी कम हुआ है। दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो से कम नहीं हो सकता, जीरो जो है वो हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब कि जीरो से ग्रेटर होगा, जीरो से कम नहीं होगा। तो पॉजिटिव तो आ सकता है जीरो से ग्रेटर इसकी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की मीनिंग ये नहीं है कि जीरो से कम है, बल्कि नेगेटिव की मीनिंग ये है कि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है इन नेचर। जब फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाए, कोलम्बिक फोर्स में फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर फोर्स के साथ पॉजिटिव साइन आ जाता है तो इसका मतलब कि ये रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव क्यों है और अट्रैक्टिव क्यों है? पॉजिटिव तब आता है जब दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस होंगे, और नेगेटिव कब आता है जब दो चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे। यहाँ पे देखें कूलम लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर, ये कूलम लॉ है। अब अगर ये Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों चार्जेस चूंकि पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स, दिस इज मीन दी पॉजिटिव साइन। अब अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, क्योंकि Q1 Q2 तो मल्टीप्लिकेशन में है
तो Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव पेड़ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है या दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो जो फोर्स है वो पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मींस लाइक चार्जेस। अब अगर Q1 लेट सपोज नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, या इस तरह, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की ज़रब से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और दो अपोजिट अनलाइक चार्जेस है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, एनी वन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ले ले, फिर भी पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव से नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मीनिंग अट्रैक्टिव फोर्स। कूलम लॉ के मुताबिक अगर फोर्स पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब कि रिपल्सिव फोर्स, लाइक चार्जेस, दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे। अगर फोर्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसकी ये मीनिंग नहीं है कि ये फोर्स 0 से कम है, बल्कि इसकी मीनिंग है कि ये इसकी जो नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स की दो नेचर है, आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। चूंकि चार्जेस की दो नेचर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह फोर्स की भी दो नेचर है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा, जब नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स मींस the attractive nature of the electrostatic force, while positive means the repulsive nature of the electrostatic force. This is called the vector form of the Coulomb's law. ये Coulomb's law की एक वेक्टर फॉर्म है। अब हम पढ़ते हैं Coulomb's law in material medium. Coulomb's law in material medium. Material medium में Coulomb's law। तो इससे पहले कूलम्स लॉ हमने वैक्यूम में पढ़ा था कि कूलम्स लॉ वैक्यूम में 1/4 पाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर है। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी पर हमने डिटेल के साथ एक वीडियो मैंने अपलोड की है, पार्ट ए में आप देख सकते हो कूलम्स लॉ पार्ट ए। उसमें आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या है। जब भी आप एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं तो इट मीन्स कि ये दो चार्जेस के दरमियान क्या है, वैक्यूम है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 चार्ज को आपने इस तरह बन किए हैं, इस तरह जो है किसी चीज़ में, किसी बॉक्स में एनक्लोज किए हुए हैं कि इनके दरमियान या तो वैक्यूम है और या फॉर एग्जांपल एयर है। लेकिन मीडियम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नहीं है, एयर भी आप तकरीबन कंसीडर कर सकते हो। तो इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हो। इस इक्वेशन में ये वाला टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और ये इसको हम K कहते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट। ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने निकाली है फर्स्ट लेक्चर में, आप इसको भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो आपके पास जो K की वैल्यू है वो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट आ जाएगी। और K की वैल्यू यूनिट भी मैंने निकाली है, वो भी आप देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इन वैक्यूम। तो इस तरह वैक्यूम में जो Fe है ये विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट और मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो वैक्यूम में इस तरह आप कूलम्स लॉ को लिख सकते हो, मतलब इस टर्म की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वैक्यूम में, वैक्यूम के अलावा आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते। वैक्यूम के अलावा ये वैल्यू हमेशा के लिए कम रहता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज, या फॉर एग्जांपल इस तरह कि आपके पास एक मेटालिक प्लेट है जो कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस है जिसको हम Q1 कहते हैं, और फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्जेस है जिसको हम Q2 कहते हैं।
तो Q1 और Q2 के दरमियान अगर वैक्यूम है तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू आप Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है वो इजीली मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर Q1 और Q2 के दरमियान एक मटेरियल मीडियम हम रख देते हैं, मटेरियल मीडियम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ये पहले लेक्चर में मैंने क्लियर किया है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाई मतलब टू और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है कि यहाँ पे दो टाइप्स के चार्जेस इस मीडियम में क्रिएट होते हैं। और कैसे क्रिएट होते हैं, बाई पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन होता है और पोलराइजेशन के दौरान पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस मीडियम में क्रिएट होते हैं। पोलराइजेशन कैसे कहते हैं, पहले वीडियो आप देख सकते हैं, पहले वीडियो लाजमी है इसको देखने के लिए। ओके, अब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अगर किसी ने आपसे पूछा कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज अ इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर होता है। अगर किसी ने पूछा कि इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में कोई फर्क है, एवरी इंसुलेटर जो होता है, एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक। हर एक इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता। एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक, वाइल जबकि एवरी डाई इलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, जबकि हर एक डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है। हर एक इंसुलेटर तो डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, जबकि हर एक डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है। कैसे, कौन सा इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक होता, एवरी डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, बट एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाई इलेक्ट्रिक। अगर हर एक इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो कौन सा इंसुलेटर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है, वो इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे हम अप्लाई करते हैं, और ये इंसुलेटर पोलराइजेशन शो करता है, मतलब इसमें पोलराइजेशन आ जाती है, तो वो डाई इलेक्ट्रिक है। अगर एक मटेरियल एक इंसुलेटर पोलराइजेशन को शो नहीं करता तो ये इंसुलेटर है, डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। जैसा कि ये पेन है, अगर इस पेन को आप दो कैपेसिटर प्लेट या दो चार्जेस के दरमियान रखते हो तो इस पेन में कोई पोलराइजेशन नहीं होता, तो मतलब कि ये पेन इंसुलेटर है लेकिन डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। ये इस पेन में भी पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन ये हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं होता, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिक्वायर करता है। लेकिन जो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक इंसुलेटर पोलराइजेशन शो कर सकता है तो ये क्या है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। लेकिन अगर पोलराइजेशन शो नहीं कर सकता, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बन सकते इवन बाय अप्लाइंग ए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इंसुलेटर तो है लेकिन डाई इलेक्ट्रिक नहीं है। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस मीडियम में क्या आ जाता है, पोलराइजेशन आ जाता है। पोलराइजेशन के दौरान इस मीडियम में पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसको हम पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर जो हो जाते हैं, और इसको हम इस पोलर एटम या मॉलिक्यूल को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो और ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो चार्जेस के दरमियान ये कम पड़ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन दो चार्जेस के दरमियान वो भी कम हो जाता है। तो अब ये एक मीडियम है और इन दो चार्जेस के दरमियान हमने एक मीडियम को इंसर्ट किया हुआ है। अब अगर हम कूलम लॉ को लिखते हैं तो कूलम लॉ कैसे लिखेंगे, विच इज कॉल्ड कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। तो कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम, इफ मेड हम यहाँ पे मतलब इफ मीडियम फोर्स बिटवीन द चार्जेस when any dielectric material medium is inserted between them will be equal to 1/4 pi epsilon
क्यू और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे वही कूलम लॉ है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन लिखते हैं। ये याद रख ले कि एप्सिलॉन नॉट हमेशा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रिप्रेजेंट करता है और एप्सिलॉन हमेशा के लिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिप्रेजेंट, एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम या अदर देन एयर, एनी मीडियम भी हो सकता है, वाटर हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड एनी वन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये है मटेरियल मीडियम में कूलम्स लॉ। इस से पहले मटेरियल मीडियम एंड कूलम लॉ से पहले हम एक और टर्म जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और वो है रिलेटिव परमिटिविटी। एक परमिटिविटी के दो टाइप्स होते हैं, परमिटिविटी के दो टाइप्स हैं, एक को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एक को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है और एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये दो किस्म के परमिटिविटी है। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, स्पेसिफिक मीडियम आर वैक्यूम, किसी भी मीडियम या वैक्यूम की परमिटिविटी को रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, फिक्स्ड परमिटिविटी है। एक मीडियम की परमिटिविटी फिक्स्ड होती है, मुख्तलिफ मीडियम के परमिटिविटी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक मीडियम की परमिटिविटी एक होती है, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव का मतलब कि अगर हम मीडियम की परमिटिविटी ले ले विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम परमिटिविटी, अगर हम कहें कि वैक्यूम परमिटिविटी की बनिस्बत इस मीडियम की परमिटिविटी कितना ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है और एप्सिलॉन आर क्या है? the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of a vacuum is called relative permittivity। इसको relative permittivity कहते हैं। relative permittivity क्या है? relative permittivity में हम ये देखते हैं कि वैक्यूम की permittivity के लिहाज से जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी कितना ज्यादा है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब दी रेशो, यहाँ पे आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, दी रेशो ऑफ मीडियम परमिटिविटी टू दी वैक्यूम परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की मतलब यह है कि वैक्यूम की परमिटिविटी से एक मीडियम की परमिटिविटी कितना ज़्यादा है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके हम क्रॉस कर ले तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। द प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमिटिविटी इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को मालूम करते हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मालूम करते हो, तो किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मालूम करने के लिए पहले आप रिलेटिव परमिटिविटी को कैलकुलेट कर ले और फिर इस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ वैक्यूम वाला जो परमिटिविटी है इसमें ज़रब दे दे, तो फिर आपको मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। अब अगर आप कहते हो कि सर जी अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करते हो तो रिलेटिव परमिटिविटी तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट से आ रहा है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मतलब कि ये आपको गिवन होना चाहिए, तो फिर आप ये मालूम कर सकते हो। अगर आपके पास ये गिवन है तो इसको मालूम करने की ज़रूरत क्या है? इस तरह नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जा सकता है। हम आगे जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें आप देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी कैसे मालूम किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है और उसके बाद इस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ एप्सिलॉन नॉट ज़रब किया जाता है और इसके ज़रब होने से मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो हमें मालूम हो जाती है। तो किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो किसके बराबर होता है? इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और मल्टीप्लाइड बाई
वैक्यूम परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो कांस्टेंट होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। अब देखिए ये है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर किसके बराबर है? ये एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और आपको पता है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे को डिटेल के साथ आपको समझाया था कि जो एप्सिलॉन होता है किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी कैसे कहते हैं ये डिटेल के साथ मैंने चार डिफिनीशन मैंने परमिटिविटी की किए हैं फर्स्ट वीडियो में। आप इसको जरूर देख ले, आप इससे आपको बहुत अच्छी तरह जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मैंने लिखा था फर्स्ट वीडियो में कि एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी से ज्यादा होती है। मिनिमम परमिटिविटी वैक्यूम की होती है और बाकी सब परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होते हैं। अगर ये एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है तो मतलब कि नोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। इट मींस के एप्सिलॉन आर जो है दिस विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। रिलेटिव परमिटिविटी 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट से कम कभी नहीं हो सकता। तो अगर ये कम नहीं हो सकता तो ये एप्सिलॉन आर 1 से कम कभी नहीं हो सकता। 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये एमसीक्यूज नोट कर ले, दो एमसीक्यूज यहां पे नोट कर ले। रिलेटिव परमिटिविटी में बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिव परमिटिविटी कैन नेवर लेस देन 1। ये 1 से कम नहीं हो सकता। ओके अब देखिए 1 के बराबर कब रहेगा और 1 से ग्रेटर कब रहेगा? 1 से कम तो नहीं हो सकता। फॉर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा और एप्सिलॉन आर 1 के बराबर आ जाएगा। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 के बराबर होता है। कैसे देखें, ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन हर एक मीडियम के लिए चेंज होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। लेकिन अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर रहेगा। दिस इज फॉर वैक्यूम। फॉर मीडियम अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर ले, वैक्यूम ना हो, तो एप्सिलॉन आर हमेशा के लिए 1 से ग्रेटर रहेगा। कितना भी हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर रहेगा। ये 1 से ग्रेटर है, इसकी मीनिंग क्या है ये हम जो है पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। तो कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम को आप देख लें। अब मैंने एक इक्वेशन लिखा कि मीडियम में जो कूलम्स लॉ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। दिस इज द Q1। इसको हम लिख सकते हैं कि F मीडियम दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन सिर्फ लेके तो ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एफ मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एंड टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर ले एप्सिलॉन की जगह, तो एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह एफ मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर को अलग लेके और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 1/एप्सिलॉन आर को अलग लेके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर को अलग लेके मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वाला टर्म जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये एफ वैक्यूम के बराबर है। तो एफ मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर एंड टू एफ वैक्यूम। एफ मीडियम 1/एप्सिलॉन आर एंड टू एफ वैक्यूम के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे जो एफ मीडियम है दिस विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीडियम, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स
इन मीडियम टू द फोर्स इन वैक्यूम। और यहाँ पर देखें ये फोर्स इन मीडियम जो है ये फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ वैक्यूम दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एफ मीडियम। एफ वैक्यूम एप्सिलॉन आर इनटू एफ मीडियम के बराबर हो जाएगा। इसको देखें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है वैक्यूम में, क्योंकि आपको पता है कि एप्सिलॉन आर जो है दिस इज ग्रेटर देन 1, ये एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है। अगर हम इसकी जगह ग्रेटर देन 1 पुट कर ले तो एफ वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन एफ मीडियम, तो एफ वैक्यूम एफ मीडियम से ग्रेटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है और वैक्यूम के दौरान जो फोर्स है वो हमेशा के लिए ज़्यादा होगा अगर दो चार्जेस के दरमियान आप किसी मटेरियल मीडियम को रख देते हो। तो मतलब कि इन केस ऑफ any material medium the force will always less than between the two charges in case of the vacuum। वैक्यूम में अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो उसमें जितना फोर्स है ये हमेशा के लिए बड़ा रहेगा, लार्ज ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू द फोर्स व्हेन एनी मटेरियल मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन दीज टू चार्जेस। एक मतलब तो ये है कि वैक्यूम में जो फोर्स है ये हमेशा के लिए मीडियम वाला फोर्स से ग्रेटर रहेगा। ये पहले मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरे इस इक्वेशन की जो दूसरा मतलब है वो ये है कि अब आपको इस इक्वेशन से एमसीक्यूज कैसे आता है, एमसीक्यूज इस तरह आता है कि एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम बाई, एफ वैक्यूम जो है ये एफ मीडियम से ग्रेटर है बाई कितना, बाई एप्सिलॉन आर। आपको लिख सकता है कि 1 ओवर एप्सिलॉन आर बाई एप्सिलॉन आर पावर 2 या एनी वन लिख सकता है। तो एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम बाई एप्सिलॉन आर। और इस तरह भी हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर जो है वो हम देख सकते हैं कि एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम। क्यों लेस है, क्योंकि एप्सिलॉन आर आपको ऑलरेडी पता है कि 1 से ग्रेटर होता है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो एफ वैक्यूम को अगर आप एफ मीडियम के बराबर करते हो तो एफ वैक्यूम को 1 से ग्रेटर नंबर पे आप डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स के अगर हम एफ वैक्यूम को 1 से ग्रेटर नंबर पर डिवाइड करके इसके बराबर करते हैं, इट मीन्स के एफ वैक्यूम एफ मीडियम से ज्यादा है, एफ मीडियम एफ वैक्यूम से कम है। अब एमसीक्यूज इस तरह आता है कि एफ मीडियम दिस इज लेस देन एफ वैक्यूम बाई कितना, बाई एप्सिलॉन आर बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर बाई एनी वन। और तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर, 1 ओवर एप्सिलॉन आर से जो है ये एफ मीडियम एफ वैक्यूम से कम है और एप्सिलॉन आर से ये एफ वैक्यूम जो है एफ मीडियम से ग्रेटर है। और तीसरा जो हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं वो ये है कि एप्सिलॉन आर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम के बराबर हो जाएगा। दिस इज द एप्सिलॉन आर। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनीशन हमने ये की थी कि द रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन केस ऑफ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इन केस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस तरह कर ले कि जो टार्जन बैलेंस होता है जो कि कॉलम्स ने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, कॉलम्स अपने लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो टार्जन बैलेंस में आप इस तरह कर सकते हो कि पहले दो चार्जेस के दरमियान आप एक्सपेरिमेंटली फोर्स को मालूम कर ले इन केस ऑफ वैक्यूम, फिर आप इस तरह कर उसको लेके फिर आप इस तरह कर ले कि इस टार्जन बैलेंस में कोई दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम इंसर्ट कर ले और फिर आप फोर्स मालूम कर ले, वो इन केस ऑफ मीडियम हो जाएगा। तो जो वैक्यूम में आपने फोर्स मालूम किया था उस फोर्स को मीडियम वाला जो फोर्स है जो कि मीडियम के केस में आपने मालूम किया है उस पर डिवाइड कर ले तो आपके पास जो वैल्यू आता है वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होगा। और इस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ वैक्यूम वाला जो परमिटिविटी है उसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपने जो मीडियम इंसर्ट किया हुआ है दो चार्जेस के दरमियान उसकी परमिटिविटी आपको मालूम हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस है, उनके दरमियान वैक्यूम है, आपने फोर्स मालूम किया, एक्सपेरिमेंटली आपने फोर्स मालूम किया, नॉट बाई कैलकुलेटिंग, और फिर से आपने दो चार्जेस के दरमियान फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक पेपर जो है वो रख दी, एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो रख दी, तो अब आपने फोर्स मालूम किया, तो इन दो फोर्स को आपने जो है क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, और आपसे एक वैल्यू आ गई, और इस रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है आपने इस वैल्यू को एप्सिलॉन आर से ज़रब दिया, तो आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा, इस पेपर की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो मिल जाएगी। आप एक मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते कि इस पेपर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है, बल्कि आप क्या करेंगे, आप पहले रिलेटिव परमिटिविटी को मालूम करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी के साथ आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम ज़रब करेंगे, तो फिर से आप एक मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मालूम कर सकते हो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि रिलेटिव परमिटिविटी हम क्यों लेते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए हम लेते हैं कि किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम इसके रिलेटिव परमिटिविटी से मालूम कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग द एप्सिलॉन नॉट विद द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैसे मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इस रेशो से रिलेटिव परमिटिविटी को इजीली मालूम कर सकते हैं। दिस इज द कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। ये मटेरियल मीडियम में क्या है, कूलम्स लॉ है। अब जो इक्वेशन हमारे पास बना कि एफ मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। एफ मीडियम दिस इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन की मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एग्जांपल वाटर के है या और कोई मीडियम ले ले, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो है हमारे पास 2, लेट सपोज 2। फॉर एग्जांपल ये मैं लेट सपोज कर रहा हो, फॉर एग्जांपल एक मीडियम है और इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस के एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। एक आप ये नोट कर ले कि एप्सिलॉन आर जो है ये यूनिटलेस टर्म है, यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो परमिटिविटी की रेशो है, दो सेम क्वांटिटी की रेशो है, और सेम क्वांटिटी की रेशो की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा है यहाँ पर। तो अगर आपको दिया है कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की 2 है, तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम इस मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, इस मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करते हैं, तो फोर्स जो है वो कितना कम हो जाएगा? फोर्स वैक्यूम के मुकाबले में बाई 2 टाइम्स कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और इन चार्जेस के दरमियान क्या है? वैक्यूम। और वैक्यूम की केस में इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है लेट सपोज ये 100 न्यूटन है। फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन रिपेलिंग फोर्स है या अट्रैक्टिव एनी वन फोर्स है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस वैक्यूम की केस में। अब किसी ने कहा आपसे कि एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी 2 है, अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर आप इसको इंसर्ट करते हो एक मीडियम को जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो आपके पास इक्वेशन है कि एफ मीडियम दिस इज इक्वल टू एफ वैक्यूम और डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एफ मीडियम जो है दिस विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम कितना था? 100 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर इस मीडियम की एप्सिलॉन आर कितना है? 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। तो मतलब कि बाई हाफ अमाउंट इस मीडियम ने इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। तो मतलब कि अगर एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा है, इतना ही ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को ज्यादा डिक्रीज करेगा। अगर एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कम है तो ये फोर्स जो है वो कम जो है वो डिक्रीज करेगा। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी 1 है, तो अगर हम इस वैक्यूम को 1 पे इस फोर्स को 1 पे डिवाइड कर ले तो मतलब सेम आएगा। मतलब कि वैक्यूम जो है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि एक मटेरियल मीडियम अगर हम दो चार्जेस के दरमियान रख देते हैं तो ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अफेक्ट करता है, और इफेक्ट में सिर्फ डिक्रीज रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता। हमेशा एक मीडियम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करता है। एक एबिलिटी है इस मटेरियल मीडियम में जिसकी वजह से यह फोर्स को रिड्यूस करता है, और उस एबिलिटी को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज द कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। ओके।